अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज से हम क्लास 12 की न्यू फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे और इसका जो सबसे पहला चैप्टर है वो हमारे पास है थर्मल फिजिक्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम थर्मल फिजिक्स के इंट्रोडक्शन को देखेंगे और साथ ही साथ हम ब्राउनियन मोशन को भी बच्चों डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से, जिसका नाम है थर्मल फिजिक्स। देखिए बच्चों, आपके पास ये जो वर्ड लिखा हुआ है थर्मल, इसका मतलब होता है हीट, या फिर आप इसको टेम्परेचर भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जो टोटली बेस कर रही हो किसके ऊपर, हीट एनर्जी के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, वो लिंक करती है, ठीक है, आपके पास किसके साथ, थर्मल फिजिक्स के साथ। अब देखें थर्मल फिजिक्स, क्योंकि आपके पास चैप्टर का नाम ही थर्मल फिजिक्स है, तो हम इसकी स्टार्टिंग भी कहाँ से करेंगे, थर्मल फिजिक्स की डेफिनेशन से ही करेंगे। तो यहाँ पर येलो कलर के अंदर मैंने थर्मल फिजिक्स की बच्चों डेफिनेशन लिखी हुई है, which is thermal physics deals with the relationship between heat, work, temperature and other form of energy. थर्मल फिजिक्स बच्चों डील करती है किस चीज के साथ, रिलेशनशिप किनके दरमियान में, हीट, वर्क, टेम्परेचर और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये जो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है या फिर जो वर्क है बच्चों, ये आपके पास हीट और टेम्परेचर के नतीजे में ही बनते हैं। आप किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं और वो सिस्टम यूजफुल वर्क करता है, तो ये भी आपके पास किसके नतीजे में है, आपके पास आता है हीट के नतीजे में आता है। ठीक है, वर्क जो होता है। और आपके पास जो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं, ठीक है, ये भी आपके पास इस हीट के नतीजे में ही बन रही है। किस तरह से वो अभी हम देखते हैं। देखिए आपकी बुक जो है वो बिल्कुल डेफिनेशन को देने के बाद सेकंड लाइन जो आपको प्रोवाइड करती है वो है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, जो आप पढ़ चुके हैं क्लास 11th के अंदर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने डिस्कस किया हुआ है। देखिए आपको यहाँ पे वो क्या कहता है कि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम एंड हाउ सिस्टम कैन परफॉर्म यूजफुल वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग। आप जो है वो थर्मल फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बेसिकली आपको ये बताते हैं कि किस तरह से जो एनर्जी है वो सिस्टम के अंदर क्या करती है बच्चों, चेंज करती है। जैसे अगर आप बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो इसमें आपने क्या पढ़ा कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बल्कि एक फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाती है, किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है इसको। ठीक है, उसके बाद आपने इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इस इक्वेशन को पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, कि अगर आप किसी सिस्टम को कोई हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो आपने हीट प्रोवाइड की है वो स्टोर हो जाएगी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में, या फिर सिस्टम क्या करेगा, अपने सराउंडिंग के ऊपर इस हीट के मिलने के नतीजे में क्या करेगा बच्चों, वर्क करेगा। तो यही बात आपको ये कह रहे हैं कि हाउ सिस्टम कैन परफॉर्म यूजफुल वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग। इसी तरीके से बच्चों आपने क्या पढ़ा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, जो कि बेसिकली आपको ये बताता है कि आप किसी सिस्टम को जितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, 100% ऑफ दैट एनर्जी विल नॉट गो इनटू यूजफुल वर्क। ठीक है, आपके पास एनर्जी की कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो बच्चों क्या होगी, लूज हो जाएगी। ठीक है, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर, यानी सारी की सारी जो एनर्जी है वो यूटिलाइज नहीं होने वाली वर्क करने में। ठीक है, कुछ आपके पास जो है वो किस में लूज हो जाएगी, साउंड एनर्जी के अंदर। ठीक है, कुछ आपके पास जो है वो हीट की फॉर्म में लूज हो जाएगी, यानी सारी की सारी एनर्जी जो है वो आपके पास वर्क करने में नहीं जाएगी। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी को भी क्या करता था, रिलेट करता था, लेकिन उसको यहाँ पे डिस्कस करने की हमें जरूरत है नहीं। तो मैंने आपको बेसिकली ये बताना चाहा कि आपकी बुक ने ये 3 लाइनें यहाँ पर क्यों ऐड की हैं, क्योंकि ये आपके पास बहुत यूजफुल है अंडरस्टैंड करने के लिए किस चीज को बच्चों, थर्मल फिजिक्स को। ओके, नेक्स्ट देखें, आपके पास आपकी बुक जो है वो 2 तरह के सिस्टम को डिस्कस करती है। अच्छा ये देखें कि ये तो शायद आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ना पूछा जाए, लेकिन डेफिनेशन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इन दोनों के दरमियान में आप क्या करें बच्चों, फर्क करें, डेफिनेशन करें, या फिर क्या पूछा जा सकता है, इन दोनों के दरमियान में फर्क करें। तो देखिए सबसे पहले आपके पास जो टॉपिक या टर्म जो आती है वो क्या है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। अब देखिए वर्ड मैक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक बच्चों ऐसी चीजें जिनको आप अपनी आंख से देख सकें वो आपके मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के अंदर आ जाती हैं। सिस्टम क्या है बच्चों, सिस्टम आपके पास बेसिकली वो रीजन है या एरिया है जिसपे आप अपनी स्टडी को फोकस रखना चाहते हैं। जैसे इस टाइम पे देखें ये कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स हैं, तो मैं कहूंगा ये कंटेनर मेरे लिए क्या है बच्चों, सिस्टम है। और मेरी जितनी भी फिजिक्स की स्टडी होगी, ठीक है, जितनी भी थर्मल फिजिक्स की स्टडी होगी, वो सारी की सारी इस कंटेनर के ऊपर ही फोकस होगी।
मैं इस कंटेनर से बाहर नहीं देखूंगा कि बाहर क्या हो रहा है, मैं सिर्फ इस कंटेनर के अंदर देखता जाऊंगा कि भाई ये कंटेनर के अंदर के हालात कैसे हैं। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा बच्चों, एक सिस्टम बन जाएगा। आप एक चाय के कप को देख रहे हैं ना, ठीक है, जिसको आपने रूम में छोड़ दिया है, ठीक है, और वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है, तो चाय का कप भी आपके लिए बच्चों क्या हो सकता है, सिस्टम हो सकता है, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ उस चाय के कप के ऊपर था। तो देखिए आपके पास मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कौन से होते हैं। अब मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कंटेन मैनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड हैज ऑब्जर्वेबल थर्मल प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपसे वो कह रहा है कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम आपके पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर एटम्स और बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। और आप इनसे क्या देख सकते हैं, इनसे आप कुछ ऑब्जर्वेबल थर्मल प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, जो कि बेसिकली आपके पास कौन सी हैं, टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम जैसी। ठीक है, अब आपने टेम्परेचर को देखना है तो आप क्या करते हैं, सिंपल इनके साथ थर्मामीटर अटैच कर देते हैं, आपको टेम्परेचर पता चल जाता है। ठीक है, अच्छा एक और बात बच्चों, टेम्परेचर को दोबारा से रिवाइज कर लें। टेम्परेचर आपके पास क्या होता था बच्चों, टेम्परेचर आपके पास होता था मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, किसी भी मतलब गैस कंटेनर के अंदर या किसी भी जगह पे मौजूद पार्टिकल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, उसकी जो पैमाइश है, वो आपके पास बेसिकली बच्चों क्या होती है, टेम्परेचर होती है। आपने टेम्परेचर की एक और डेफिनेशन भी सीखी हुई है, दी हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी जिस्म के गर्म होने की शिद्दत या ठंडे होने की शिद्दत को आप टेम्परेचर का नाम देते हैं। लेकिन आपने ये वाली ज्यादा एक्यूरेट डेफिनेशन याद रखनी है कि किसी भी जिस्म के जो मेजर है काइनेटिक एनर्जी का, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का, वो बेसिकली आपके पास क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर होता है। तो आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेशर को मेजर करने के लिए हम प्रेशर गॉज साथ में अटैच कर देंगे। तो जब आपके पास ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये दीवारों के साथ जाकर टकराएंगे यहाँ पे, ठीक है, प्रेशर गॉज की दीवारों के साथ या कंटेनर की दीवार के साथ, तो आपका प्रेशर गॉज है वो आपको बता देगा कि आपके पास इस कंटेनर के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स ने कितना प्रेशर लगाया है इसकी दीवारों के ऊपर। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो ऑब्जर्वेबल थर्मल प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं वो क्या है, टेम्परेचर है और प्रेशर है। उसके बाद बच्चों आपके पास आती है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है, अब माइक्रो वर्ड से आपको पता चल गया ऐसी चीजें जो आप अपनी आंख से तो देख नहीं सकते। ठीक है, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। A microscope system consists of a single atom or molecule and has properties such as kinetic energy and momentum. माइक्रोस्कोपिक सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है, ये साथ में मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें आप सिर्फ ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को डिस्कस नहीं करते, एक बड़े सिस्टम को डिस्कस नहीं करते। आप सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ से एक छोटा सा पार्टिकल लेंगे या एटम लेंगे और उसको डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। एक सिंगल एटम या मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, वो आपके पास कौन सा सिस्टम होगा, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम होगा। और इसके अंदर आपके पास जो बच्चों ऑब्जर्वेबल थर्मल प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, वो कौन कौन सी होंगी, वो काइनेटिक एनर्जी होंगी और मोमेंटम होंगी। लेटर ऑन इस चैप्टर के अंदर हम बच्चों माइक्रोस्कोपिक सिस्टम और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को आपस में रिलेट करेंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स मेरी तरफ से आपको थर्ड लेक्चर के अंदर जो है वो ये रिलेशन जो है वो मिल जाएगा। अच्छा जी, तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कि आपके पास माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या है, जिसमें आप सिंगल पार्टिकल, सिंगल मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं और इनके पास जो थर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, वो आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, या आपको पता है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी से आप इजीली क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। ठीक है, और उसके बाद आपके पास बच्चों क्या है, मोमेंटम है। ठीक है, मोमेंटम भी आपके पास वेलोसिटी की टर्म से निकल सकता है। ठीक है, आपको मैस पता है, वेलोसिटी पता है पार्टिकल की, तो आप मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें बच्चों, आपके पास क्या है, आपको यहाँ पर यही बताया जो ऊपर हमने डिस्कस किया कि थर्मल फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, डील करते हैं बच्चों लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। ठीक है, इतने लार्ज के उनका जो ऑर्डर है वो किसके अंदर होगा बच्चों, एवोगैड्रोस नंबर के अंदर होगा। किसके अंदर होगा बच्चों, एवोगैड्रोस नंबर, जिसको आप एन ए से जाहिर करते हैं। ठीक है, अब जो एवोगैड्रो नंबर है ये आप अपनी केमिस्ट्री की क्लासेस के अंदर बच्चे सीख चुके हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल। यानी एक मोल के अंदर आपके पास कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 होते हैं। ठीक है, तो ये नंबर आपको याद करने की जरूरत है बच्चों, ये नंबर याद कर लीजिएगा, एमसीक्यू पूछ सकता है आपसे। वैसे तो बुक में लिखा नहीं है, लेकिन चूंकि उसने एवोगैड्रो का मेंशन कर दिया है, तो इसलिए आप ये नंबर जो है वो क्या कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपसे वो क्या कहता है कि थर्मल फिजिक्स को समझने के लिए आपको किसके नॉलेज की जरूरत है, आपको दो चीजों का नॉलेज होना चाहिए। एक आपको नॉलेज होना चाहिए बच्चों स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, और दूसरा आपको नॉलेज होना चाहिए किस चीज का, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। अब सवाल ये उठता है कि भाई हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की फिजिक्स के अंदर क्या जरूरत पड़ गई। तो बेटा याद रखिएगा कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का फिजिक्स के साथ बहुत ही ज्यादा मेन रोल है। ठीक है, आपकी फिजिक्स इनकम्प्लीट है विदाउट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स।
ठीक है। तो देखिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आपको डील करने में हेल्प करती है जब आप लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ बच्चों क्या कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो लेटर ऑन इस चैप्टर के अंदर में इस्तेमाल भी करेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो वहां पर मैं हम इसमें इसके साथ जो है वो काफी अच्छे से जो है वो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर डिटेल के अंदर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपके पास क्या है, थर्मल फिजिक्स, यहाँ पर दूसरे वर्ड में कहें कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जो एप्लीकेशंस हैं वो कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। यानी हम थर्मल फिजिक्स पढ़ रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि भाई थर्मल फिजिक्स हमारी डेली लाइफ के अंदर कहाँ पर इस्तेमाल होती है, जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स तो आपकी डेली लाइफ का यूज है, ठीक है। तो थर्मल फिजिक्स आपके पास कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है बच्चों, ठीक है। यहाँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की एप्लीकेशन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। तो उसमें आपके पास यहाँ पर बुक ने 6 एप्लीकेशन आपको बताई हुई है। ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर, ठीक है, टर्बाइंस के अंदर, पंप्स के अंदर, एयर कंडीशनर में, फूड प्रोडक्शन में, एनवायरमेंट के अंदर। अब देखें ऑटोमोबाइल इंजन में कैसे, ऑटोमोबाइल इंजन में लेट मी जूम इट फॉर यू। ऑटोमोबाइल इंजन में देखें जब आप यहाँ से फ्यूल को एंटर करवाते हैं ना, तो क्या होता है कि यहाँ पर लगा, ये देखिए ये प्लग लगा हुआ है, ठीक है, स्पार्क प्लग है। जैसे फ्यूल यहाँ पर एंटर होता है ना, आपके पास स्पार्क प्लग एक स्पार्क प्रोड्यूस करता है, फ्यूल जलता है, ठीक है। आपके पास जो ये कह लें कि जो गैसेज हैं वो क्या करती हैं बच्चों, एक्सपैंड करती हैं। जब एक्सपैंड करती हैं, ठीक है, तो वो नीचे पिस्टन पे प्रेशर लगाती हैं, ठीक है। ये पिस्टन मूव करता है और आपकी गाड़ी जो है वो बच्चों चलना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। उसके बाद टर्बाइंस हैं, तो टर्बाइंस कैसे काम करती हैं, ठीक है। ये आपके पास देखिए टर्बाइंस के फिन्स हैं। जब टर्बाइन के ऊपर आके यहाँ पर गर्म हवा की गैसेज जो हैं, ठीक है, गर्म हवा कह लें या फिर वैसे कह लें हवाएं जो हैं, जब आके इनके फिन्स के साथ टकराएंगी तो फिन्स पे क्या करेंगी, प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। जिसके नतीजे में फिन्स क्या करेंगे बच्चों, रोटेट करेंगे, टर्बाइन रोटेट करेगी और हम इससे अपना यूजफुल काम ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास देखें पंप्स। पंप्स क्या करते हैं, पंप्स बच्चों प्रेशर डिफरेंस जनरेट करते हैं, ठीक है। ये गैस में प्रेशर डिफरेंस जनरेट करते हैं, जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, जमीन के नीचे से भी पानी को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, या दूसरी जगह पर जहां पर आप पंप का इस्तेमाल करते हैं। पंप हमेशा प्रेशर डिफरेंस पे काम करता है। तो देखें पहली 3 एप्लीकेशंस में आपने देखा कि भाई हमारे पास प्रेशर डिफरेंस का बड़ा ही मेन रोल आ रहा है। उसके बाद एयर कंडीशनर देखें, तो एयर कंडीशनर में क्या होता है, एयर कंडीशनर में आप क्या करते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल से हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यानी हीट को आप क्या करवा लेते हैं, रेडिएट करवा लेते हैं, आप खारिज करवा देते हैं, ठीक है। जिसके नतीजे में आपके पास क्या होती है कि हवा जो है वो ठंडी हो जाती है, ठीक है। या दूसरा वर्ड जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि कंप्रेसर का काम क्या हो रहा होता है, ठीक है, कि आपके पास गैसेस को कंप्रेस किया जाता है और फिर अचानक से क्या किया जाता है बच्चों, रिलीज किया जाता है, जिसकी वजह से वो फैलती हैं और फैल के ठंडक का एहसास पैदा करती हैं, ठीक है। उसके अलावा आप फूड प्रोडक्शन के अंदर यानी गैस को प्रिजर्वेशन के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। आपने चिप्स के पैकेट देखे होंगे, फुले होते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस देख लें, एनवायरमेंटल साइंस के अंदर भी आपके पास बड़ा ही मेन रोल है। एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है और जो वेदर है, स्पेशली वेदर, वेदर आप प्रिडिक्ट करते ही कैसे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गैस, ठीक है। आप देखते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, हवा के अंदर कैसे चेंजेस आ रहे हैं, और आप वेदर को क्या कर देते हैं बच्चों, प्रिडिक्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आप किसमें डिस्कस करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर बच्चों आप क्या कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। सो आई होप सो कि इंट्रोडक्शन के अंदर जो बातें लिखी गई हैं उनमें जो जो चीजें याद करने वाली हैं, जो जो चीजें समझने वाली हैं, वो मैंने आपके सामने रख दी। अभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो जो कंफ्यूजन जो है वो आप पूछ सकते हैं। तो आप बच्चों कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं मुझसे। नेक्स्ट आपके पास क्या है बच्चों, ब्राउनियन मोशन है। ब्राउनियन मोशन आपके पास क्या होती है, सबसे पहले हम इसको करेंगे डिफाइन। आपने अपनी छोटी क्लासेस के अंदर इसको इररेगुलर मोशन या फिर रैंडम मोशन के नाम से सीखा हुआ है, ठीक है। ब्राउनियन मोशन क्या होती है बच्चों, ब्राउनियन मोशन इज द रैंडम एंड इररेगुलर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस। रैंडम मोशन को आपने जो बच्चों है वो सी में मानने में बोला था कि कोई भी चीज रैंडमली मूव कर रही हो तो उसकी मोशन रैंडम मोशन होती है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि जब आपके पास गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे, तो उनकी मोशन को आप किसका नाम देंगे बच्चों, ब्राउनियन मोशन का नाम देंगे। अच्छा, तो ये जो ब्राउनियन मोशन है इसको सबसे पहले किस बंदे ने ऑब्जर्व किया, इसको सबसे पहले बच्चों आपके पास ऑब्जर्व किया रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। इसके नाम के पीछे देखें ब्राउनियन मोशन लिखा हुआ है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इसको क्या किया, ऑब्जर्व किया। इसने देखा कि माइक्रोस्कोप के नीचे, मैं यहाँ पे आपको पढ़ के सुनाता हूँ। Robert Brown observed under a microscope that tiny pollen particles were moving randomly in a liquid. उसने क्या किया कि उसने एक ट्रे के अंदर क्या किया, थोड़ा सा लिक्विड लिया और उस लिक्विड के अंदर आपके पास कुछ पोलन पार्टिकल्स थे। अच्छा, पोलन पार्टिकल्स क्या होते हैं, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूज कर सकते हैं।
आप अगर आप बायोलॉजी में जाएं तो आपको वहां पे पता चलेगा कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर या जानवरों के अंदर मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट होता है, पौधों के अंदर भी बच्चों यही होता है, क्योंकि जो रॉबर्ट ब्राउन था ये एक बॉटनिस्ट था जो पौधों को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा था कि बेसिकली ऐसे स्टडी कर रहा था, ठीक है। तो जो पोलन होते हैं ये बेसिकली पॉलिनेशन के लिए काम करते हैं। ये भी समझ लें कि जैसे मेल्स के अंदर स्पर्म्स होते हैं बच्चों, इसी तरीके से आपके पास पोलन पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, ये एक स्पर्म का काम करते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिनेशन यानी पौधों की पैदावार बढ़ाने में काम करते हैं। तो उसने ये देखा कि जब उसने उस ट्रे के अंदर कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और कुछ पोलन मौजूद थे, तो उसने जब इन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसने देखा ये जो टाइनी पोलन पार्टिकल्स है ना, ये रैंडमली मूव कर रहे हैं लिक्विड के अंदर। अब उस टाइम पे तो भाई वो क्या करता, ठीक है, उसने समझा ये भाई कोई मैजिक की तरह है कि हमारे पास ये जो पोलन पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, इसके अंदर मूव कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपके कमरे के अंदर कोई ग्लास रख के आप जाते हैं, ठीक है, और वापसी पे आके देखते हैं कि भाई जो ग्लास है वो खुद ब खुद हरकत कर रहा है, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पे कोई भूत है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब उसने देखा तो उसे यही लगा कि इट्स जस्ट लाइक अ मैजिक, लेकिन उसने अपनी ऑब्जर्वेशन बताई। उसने अपनी ऑब्जर्वेशन क्या की बच्चों, बताई, ठीक है। और लेटर बाद में, ठीक है, आगे जाके इसको प्रूव भी कर दिया गया, ठीक है, कि बेसिकली किसकी मोशन की वजह से होता है, मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से होता है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो जो पोलन पार्टिकल्स थे वो कैसे हरकत कर रहे थे। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये आपको एक पोलन पार्टिकल नजर आ रहा है, ठीक है। इस पोलन पार्टिकल्स पे क्या हो रहा था कि ये मूव कुछ इस तरह से कर रहा था कि इसके ऊपर एक ही डायरेक्शन के अंदर से ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स थे ना वाटर के, वो क्या कर रहे थे, फोर्स लगा रहे थे, यानी उसके साथ आके टकरा रहे थे। जब ऐसा होता है कि एक साइड से ज्यादा फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, दूसरी साइड से फोर्सेस कम है, तो क्या होगा कि पोलन पार्टिकल उस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा जिस डायरेक्शन में उसके ऊपर ज्यादा फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। तो पोलन पार्टिकल ने उस तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब चूंकि पूरी की पूरी ट्रे जो है वो वाटर मॉलिक्यूल से भरी पड़ी थी, तो इस वजह से उसको हर जगह पे जो है ये हरकत करते हुए नजर आए। हर जगह पे जब पोलन पार्टिकल जाता था तो ये मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर क्या करते थे, फोर्स लगाते थे, जिसकी वजह से उसे एक जिग जैग पाथ नजर आया। तो देखिए नीचे उसने ये बात लिखी हुई है, अ मॉलिक्यूल चेंज इट्स पाथ। वो जो पोलन पार्टिकल्स थे उसकी पाथ को कौन चेंज कर रहे थे, मॉलिक्यूल चेंज कर रहे थे। मॉलिक्यूल उसके साथ टकराते थे आके, ठीक है, मॉलिक्यूल, एंड फॉलोज आर रैंडम और जिग जैग मोशन। तो जिसकी वजह से क्या होता था, हमारे पास उसके अंदर जिग जैग मोशन हमें क्या होती थी, देखने को मिल रही थी पोलन पार्टिकल्स में, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें थी जो हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व की, और बाद में इनको जो है बेसिकली किसका नाम दिया गया, रैंडम मोशन यानी ब्राउनियन मोशन का नाम दिया गया। अब जब ये आपके पास मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स, जब ये इस पोलन पार्टिकल के साथ जाके बच्चों टकराते हैं ना, तो उसके साथ क्या चीज एक्सचेंज करते हैं, ये उसके साथ जाके मोमेंटम एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, एक तो मोमेंटम एक्सचेंज करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, उसके साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपके पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्राउनियन मोशन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्राउनियन मोशन को क्या कर सकते हैं बच्चों, अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला आपके पास जो इफेक्ट है वो है द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ मोशन, लाइटर पार्टिकल्स ऑब्टेन ग्रेटर स्पीड फ्रॉम द कोलिजन। वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि जो आपके पास पार्टिकल का साइज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, स्पीड के। यानी सिंपल वर्ड में आपको ये बताना चाह रहा है कि जो आपके पास मास ऑफ द पार्टिकल है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसकी स्पीड के। यानी अगर आपके पास पार्टिकल का मास जो है बच्चों वो क्या होगा, कम होगा, तो इसकी स्पीड क्या होगी, टकराने के बाद ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और अगर पार्टिकल का मास क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बनाया कि जब आपके पास स्मॉल मास वाला पार्टिकल जो है वो किसी ग्रेटर मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा, तो नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि जब टकराएगा तो टकराने के बाद आपके पास ये जो स्मॉल मास वाला मॉलिक्यूल है इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर आप देखें कि जब आपके पास ये मॉलिक्यूल किसी बड़े मास वाले पार्टिकल के साथ टकराएगा तब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तब आपके पास रिजल्टेंट स्पीड जो होगी वो क्या होगी बच्चों, स्मॉल होगी। आपकी बुक इसको मोमेंटम ट्रांसफर के साथ भी लिंक करती है और बताती है कि हाँ आपने देखा है कि जब मोमेंटम को आप डिस्कस करते हैं तो आप देखते हो कि मास और वेलोसिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन है, यानी मास जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, वेलोसिटी के। और यही बात हमने बच्चों क्या की है, ऊपर बताई। आप इस एग्जाम्पल को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपने अपने सामने क्या रखे हैं, दो एक तरफ आपके पास क्या है बच्चों, स्टोन है, और एक तरफ आपके पास क्या है, फुटबॉल है, ठीक है। आप सेम फोर्स से क्या करते हैं, स्टोन और फुटबॉल को किक करते हैं। अब आपको पता है कि फुटबॉल का मैच क्या है, कम है, जबकि स्टोन का मैच क्या है बच्चों, ज्यादा है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब आप फुटबॉल को किक करेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी नतीजतन टकराने के बाद, ठीक है।
लेकिन जो स्टोन है जब आप इसके साथ किक करेंगे, ठीक है, इसको किक करेंगे सेम फोर्स के साथ, तो इसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होगी क्योंकि इसका मैस क्या था, ज्यादा था, इवन दो कि आपको फ्रैक्चर हो सकता है इससे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास बच्चों क्या है, नेक्स्ट सेकंड हमारे पास जो इसका फैक्टर है वो क्या है, विस्कोसिटी से रेलेवेंट है। वो क्या कहता है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, लो विस्कोसिटी रिजल्ट इन फास्टर ब्राउनियन मोशन। अब आपसे कह रहे हैं कि हमारे पास जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के बच्चों, विस्कोसिटी के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, विस्कोसिटी के। सबसे पहले तो ये समझिए विस्कोसिटी क्या है। विस्कोसिटी बेसिकली बच्चों आपके पास एक तरह की फ्रिक्शन है, ठीक है। जब आप किसी लिक्विड को डील करते हैं ना, लिक्विड को स्टडी करते हैं, तो लिक्विड्स की कुछ लेयर्स होती हैं बच्चों। एक ऐसा लिक्विड जिसकी लेयर बहुत ही कम है, ठीक है, या बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है, तो वो जो आपके पास लिक्विड होगा उसकी विस्कोसिटी क्या होगी आपके पास बच्चों, कम होगी। लेकिन एक ऐसा लिक्विड जिसकी लेयर्स बहुत ज्यादा है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको नजर आएगा ये पानी है, पानी जैसा मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसके अंदर देखें लेयर जो है वो बहुत फासले पर है, लेकिन इसमें देखें तो लेयर्स क्या है, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्या है बच्चों, करीब है, ठीक है। तो जिसकी लेयर्स बहुत करीब होती है उसकी विस्कोसिटी क्या होती है बच्चों, बहुत ज्यादा होती है। और ऐसे लिक्विड में से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। इसकी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं हनी की। अगर आप यहाँ पे इसको वाटर कंसिडर करें और इसको हनी कंसिडर करें, ठीक है, तो वाटर के अंदर से गुजरना आपके लिए इजी होगा, लेकिन हनी के अंदर से गुजरना इजी नहीं होता क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप उसे अगर पानी को गिराते हैं ना ग्लास के अंदर से, ठीक है, आप देखोगे पानी फौरन एक फ्लो के साथ नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे आप हनी को नीचे की तरफ गिराएंगे ना, तो हनी जो है वो आपके पास बहुत स्लोली मूव करेगा। उसकी रीजन क्या है कि उसकी विस्कोसिटी बच्चों क्या है, बहुत ज्यादा होती है हमारे पास, ठीक है। तो वो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी आपके पास लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो कम होगी तो उसकी ब्राउनियन मोशन बच्चों क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों के दरमियान जो रिलेशन है ना वो कौन सा है, इनवर्स है, ठीक है। तो अगर आपने विस्कोसिटी को कम किया तो भाई उसकी जो ब्राउनियन मोशन है वो क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल की, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं तो ब्राउनियन मोशन भी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है। तीसरी आपके पास फैक्टर्स के अंदर बेसिकली वो विस्कोसिटी को ही डिस्क्राइब कर रहा है कि विस्कोसिटी है क्या। विस्कोसिटी हमारे पास एक इंटरनल फ्रिक्शन है किसी भी फ्लूइड के अंदर एंड रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस टू द फ्लो। और ये क्या करती है, फ्लो के अंदर क्या करती है बच्चों, रुकावट पैदा करती है। यानी आपके पास कोई भी यहाँ पे मॉलिक्यूल मूव करना चाहता है तो उसके फ्लो में क्या करेगी, रुकावट पैदा करेगी, रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। नंबर 4 पे आपको ये बता रहा है कि जो ब्राउनियन मोशन है, ठीक है, ब्राउनियन मोशन कॉजेज द मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स इन फ्लूइड टू बी इन कांस्टेंट मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या करती है कि आपके पास किसी भी फ्लूइड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इनको क्या रखती है, कांस्टेंट मोशन के अंदर रखती है, ठीक है। सो ये चार फैक्टर्स थे जो हमने डिस्कस करने थे। आई होप सो आपको ये सारी चीजें जो है वो अंडरस्टैंड हो गई होंगी। लास्ट हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास ये जो हिस्ट्री है ब्राउनियन मोशन की ये क्या है, क्योंकि एक साइड पे आपको एक टेबल नजर आएगा या बॉक्स नजर आएगा जिसके अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इन्फॉर्मेशन में हिस्ट्री बता रहा है, लेकिन मैं हिस्ट्री को स्टार्टिंग से बताऊंगा कि आपकी। अच्छा, ये चीज मैंने नोटिस की कि पीडीएफ के अंदर ना लिखा हुआ है 1927। तो अगर आपकी बुक में भी 1927 है ना, तो बच्चों इसको करेक्ट कर लेंगे, 1827 है, ठीक है। 1827 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले ब्राउनियन मोशन को, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग है, ठीक है, जहां पर रॉबर्ट ब्राउन ने इसको क्या किया बच्चों, ऑब्जर्व किया। 1905 के अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस ब्राउनियन मोशन को मैथमेटिकली क्या किया बच्चों, एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये भूल जाए ये क्या लिखा है, इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखें कि 1905 के अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मैथमेटिकली ब्राउनियन मोशन को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। और 1908 के अंदर बच्चों जेन पेरिन ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली इस ब्राउनियन मोशन को वेरीफाई किया और इसी वजह से उसको जो है वो 1926 के अंदर नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के अंदर। तो ये आपके पास एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है, तो आपने इनको याद कर लेना है। होप सो कि आपको लेक्चर बच्चों समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने क्लास 12 के फ्रेंड्स के साथ बच्चों आपने इसको जरूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज बच्चों।